हेलो गाइस, माई सेल्फ दिनेश चौहान। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर्स के विषय में स्टडी करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है बच्चे। क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स बच्चे, क्लोनिंग वेक्टर्स अगर इसको हम ऐसे देखें तो क्लोनिंग मीन्स होता है बच्चे मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना। मल्टीपल कॉपीज यानी कि जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसकी मल्टीपल कॉपीज पाने के लिए क्या करना होता है, हम लोगों को वेक्टर्स, डिजायर्ड जीन को किसी वेक्टर्स में इंसर्ट करके हम मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। उस प्रोसेस या उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स। अब जो यहाँ पे वेक्टर्स टर्म है, वेक्टर्स के फॉर्म में हम किन किन चीजों को, कौन कौन से लिविंग्स को ले सकते हैं। बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं बच्चे, बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, और क्या ले सकते हैं, प्लाज्मिड्स का यूज कर सकते हैं। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में आप सुन चुके हैं कि जैसे सपोज दैट कोई बैक्टीरियल सेल है, ये उसका मुख्य डीएनए होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अलावा इसमें सब सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहते हैं, हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मिड्स। और ये जो प्लाज्मिड्स होता है ये जेनेटिकली एक्टिव होता है, यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनको वन जनरेशन टू अदर में ट्रांसफर करने का काम किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स के द्वारा, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, यानी कि बैक्टीरियल सेल में उसके मेन डीएनए के अलावा कुछ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मिड्स हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, प्लाज्मिड्स से उसको जो है जोड़ देते हैं, तब हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब इसके यानी कि अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड्स होते हैं। कुछ प्लाज्मिड्स तो वन सेल का ही, वन कॉपी का ही फॉर्मेशन कराते हैं, कुछ प्लाज्मिड्स 10 तक का करा देते हैं, और कुछ प्लाज्मिड्स होते हैं जो 50 to 100 नंबर ऑफ कॉपीज का प्रिपरेशन कर देते हैं। इस तरह से हम अपनी एडवांटेज के अकॉर्डिंग हम प्लाज्मिड्स का जो है क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो प्लाज्मिड्स है हमारा, उसमें क्या क्या चीजें, प्लाज्मिड्स में कौन कौन से ऐसे साइट प्रेजेंट होने चाहिए जिनके द्वारा हम मल्टीपल कॉपीज जो है बना सकते हैं। कौन कौन से ऐसे साइट प्रेजेंट होने चाहिए जिसके द्वारा मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो पहला चीज ये है कि जो प्लाज्मिड्स होता है उसमें ORI होना चाहिए। ORI मीन्स होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट मीन्स प्लाज्मिड्स में एक ऐसा साइट होना चाहिए जहां से जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको वहां से बाइंड करने पर वो डिजायर्ड जीन क्या कर सके, रेप्लिकेट हो सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ORI, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज उसमें होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए बच्चे, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं बच्चे, यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर डिफरेंट काइंड के एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। इनके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है उससे बाइंड हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर में के तौर पर हम लोग क्या, डिफरेंट काइंड के प्लाज्मिड्स में जो स्पेसिफिक प्लाज्मिड्स होते हैं उसमें से डिफरेंट काइंड के सेलेक्टेबल मार्कर जो प्रेजेंट होते हैं, एज फॉर एग्जांपल एम्फिसिलिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, और क्या हो सकता है बच्चे, क्लोरैम्फेनिकॉल हो सकता है, क्लोरैम्फेनिकॉल,
क्लोरामफेनिकॉल हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, कैनामाइसिन एक्सेट्रा। ये जो है वहां पे सेलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, अब यानी कि जो प्लाज्मिड्स है वो ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इसका कैसे हम पता लगाएंगे? जो हमारा डिजायर्ड जीन है अगर वो हमारी प्लाज्मिड से बाइंड कर जाता है तो ऐसे प्लाज्मिड को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म के तौर पर यहाँ पे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं, एज फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, कैनामाइसिन एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमारा जो प्लाज्मिड्स होता है वो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैसे हो सकता है? यानी कि पहला देखेंगे ट्रांसफॉर्मेंट और इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब ये हुआ कि हमारा यदि हमारा डिजायर्ड जीन प्लाज्मिड से बाइंड कर जाता है तो जब बाइंड कर जाएगा तो सीधी सी बात है कि उसका कोई जीन का सीक्वेंस अल्टर हो जाएगा और हमारा वो प्लाज्मिड क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरा होता है अगर वो सपोज दैट उससे बाइंड नहीं हुआ, प्लाज्मिड से डिजायर्ड जीन बाइंड नहीं हुआ, तब उसे क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है बच्चे, इतनी चीज क्लियर हो गई। यानी कि जो हमारा प्लाज्मिड्स होता है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए। प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब जो हमारा डिजायर्ड जीन है अगर प्लाज्मिड से बाइंड करता है तो ऐसे प्लाज्मिड्स को हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अगर बाइंड नहीं कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इस चीज की स्टडी किया हमने। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या होता है बच्चे? यानी कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड से जहां पर डिजायर्ड जीन जाकर के बाइंड करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट कहेंगे। रिकॉग्निशन साइट, इसमें रिकॉग्निशन साइट होता है, रिकॉग्निशन साइट क्या होता है बेटा? यानी कि स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड और डीएनए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड और डीएनए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड और डीएनए सीक्वेंस where restriction enzyme make a cut ठीक है, उस यानी कि प्लाज्मिड का वह प्लेस जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक कट लगाता है डिजायर्ड जीन को जुड़ने के लिए, उस साइट को हम क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन साइट। क्लियर? यानी कि प्लाज्मिड में डिजायर्ड जीन के ऐड होने के लिए जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके एक स्पेसिफिक प्लेस पे कट लगाता है और उस साइट को जहां पर कट लगाता है उसे क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन साइट। क्लियर है? अब उसके बाद हम देखेंगे इस डायग्राम में
ये एक वेक्टर है, वेक्टर के तौर पे हमने क्या लिया है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कौन सा लिया, PBr 322, PBr 322। इस प्लाज्मिड में देख रहे हैं ये सारे क्या है बच्चे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक, PBr 322। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, एम्फिसिलिन, ये क्या लिखा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन। एम्फिसिलिन के ऊपर क्या बना हुआ है, R का मतलब रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, R का मतलब रेजिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये ऐसा प्लाज्मिड है जिसको एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से इसको जो है क्या प्राप्त है, रेजिस्टेंस प्राप्त है, ठीक है। यानी कि सपोज दैट इस प्लाज्मिड को अगर हम ऐसे ट्रे में ग्रो कराएं जहां पे एम्फिसिलिन का सॉल्यूशन है, यानी कि अगर एम्फिसिलिन के मीडियम में इस प्लाज्मिड को ग्रो कराएं तो ये प्लाज्मिड बहुत सारी अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेगा। क्यों कर लेगा बच्चे, क्योंकि इस प्लाज्मिड को एम्फिसिलिन के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन, उसके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन का जीन प्रेजेंट है। अब अगर जो है इसी प्लाज्मिड को हम टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में अगर हम कल्चर कराएं तो यहाँ पर भी ये अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के लिए भी इसको रेजिस्टेंस मिला हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी कि इसमें दो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, किसके लिए प्रेजेंट है, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम डिजायर्ड जीन को, यानी कि कोई भी डिजायर्ड जीन लेते हैं, डिजायर्ड जीन को ला करके इसके जो यानी कि एक अगर जो है टेट्रासाइक्लिन को अल्टर कर दें तो यहाँ पर हम ला करके डिजायर्ड जीन के एडिशन कराते हैं। तो ये डिजायर्ड जीन हमने लिया, ये हमने डिजायर्ड जीन है हमारा। अब इसको हम किससे कट करवाएंगे बच्चे, बाम H1 से। बाम H1 से हमने इसको क्या किया, कट करवा दिया, बाम H1 से हमने कट करवा दिया। बाम H1 क्या है बच्चे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा बाम H1 से इसको भी कट करवा दिया और बाम H1 से इस प्लाज्मिड को भी हमने क्या करवा दिया, कट करवा दिया। अब बाम H1 से जब कट करवा देंगे तो ये हो गया, कट लग गया। अब इस डिजायर्ड जीन को क्या करेंगे, ला करके यहां से हम जोड़ दें। ये डिजायर्ड जीन हमारा उससे प्लाज्मिड से ऐड कर गया, जुड़ गया। अब क्या होगा, ये जो हमारा डीएनए बन गया इसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका सीक्वेंस अल्टर्ड हो गया बच्चे, यानी कि इसके किसी पार्ट को हमने रिमूव करके डिजायर्ड जीन को ला करके यहाँ पे किस एंजाइम के द्वारा जुड़वाया हमने, लाइगेज। ये डिजायर्ड जीन यहाँ पर किस एंजाइम के द्वारा जुड़ा हुआ है, लाइगेज। यानी कि कट करने के लिए हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया। यहाँ पे जिस रेस्ट्रिक्शन का यूज किया हमने उसे क्या कहे, बाम H1 के द्वारा इसको भी डिजायर्ड जीन को कट करवाया। बाम H1 के द्वारा जो है हमने प्लाज्मिड को भी कट कराया और उस कट वाले पार्ट पर हमने क्या किया, डिजायर्ड जीन को ला करके जोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से जो ये डीएनए हमारा बन रहा है इसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके। अब उसके बाद जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन गया इसका सीक्वेंस इस टाइप से हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं बच्चे रॉप प्रेजेंट है, ROP, रॉप। इसका क्या वर्क होता है बेटा, रॉप का वर्क क्या होता है, यानी कि जो रॉप होता है, कोड्स फॉर प्रोटीन, ये क्या करता है, कोड्स फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन को कोड्स करता है, रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि इसका वर्क पूछ लिया जाता है कि रॉप का क्या वर्क है भाई, तो जो ROP रॉप होता है ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है, जो कि लिए जरूरी होती है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका ORI ग्रुप्स है, यहाँ पे 2 एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट हैं, एक को हम कह रहे हैं एम्पिसिलिन, दूसरे को क्या बोल रहे थे टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन से इस प्लाज्मिड को रेजिस्टेंस प्राप्त है, टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस मिला हुआ था। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन वाले पार्ट पे हमने ला करके डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया, और उसको कट करवाने के लिए हमने जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया था उस किसका यूज किया था BAM-H1 का। जैसे ही हमारा ये डिजायर्ड जीन आकर के इस पार्ट पे जुड़ गया, वैसे ही जो इसका टेट्रासाइक्लिन के प्रति जो रेजिस्टेंस मिला था इस प्लाज्मिड का, वो इसका क्या हो जाता है अपने आप जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसको हमने प्रूव करने के लिए क्या किया, जब टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में इस प्लाज्मिड को हमने कल्चर कराया तो ये अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने क्या लिया एम्पिसिलिन, पहले ट्रे में क्या लिया एम्पिसिलिन, यानी कि अगर एम्पिसिलिन के मीडियम में हमने इस प्लाज्मिड का ग्रो कराया तो ये अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि एम्पिसिलिन के लिए इसको रेजिस्टेंस मिला हुआ है। इसके बाद हमने देखा कि जो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे था, वो जैसे ही हमने फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए को लाकर के यहाँ पे जोड़ा था, तो उससे वो जीन जो है उसकी जो कैपेसिटी थी वो अपने आप ही खत्म हो गई। ठीक है, तो इसकी टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस पावर जो है क्या हो गई, खत्म हो गई। उसको देखने के लिए हमने इस प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ही कल्चर कराया, तो ये अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर दो रिकॉग्निशन साइट, दो एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट थे, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद ये तो था PBR 322, यानी कि ये क्या था बच्चे, इसको किस फॉर्म में हमने लिया था, क्लोनिक वेक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्लोनिक वेक्टर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक यानी कि हमें अब देखना है कि हमारा जो हमारा डिजायर्ड जीन था वो स्पेसिफिक साइट पे लगा था कि नहीं लगा, मतलब जुड़ा हुआ था कि नहीं जुड़ा हुआ। इसके लिए हमने दो क्या कहते हैं डिश में, एक में जो है एम्पिसिलिन का जो है सॉल्यूशन रखा था, एम्पिसिलिन वाले में वो अपनी कॉलोनी को ग्रोथ कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पिसिलिन के लिए उसके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब टेट्रासाइक्लिन वाले में टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में इसको रखा गया तो वहां पर ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये मतलब जो है इसके जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो क्या हो गया, बाइंड कर गया, क्योंकि जो उसकी टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस थी वो समाप्त हो गई। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है बेटे, इंसर्शन का मतलब होता है इंसर्ट करना, यानी कि किसी भी जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में क्या करना, इंसर्ट करना। और इनएक्टिवेशन का मतलब होता है उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको क्या कर देना, खत्म कर देना, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देना या इनएक्टिवेट कर देना। इसको देखने के लिए क्या था कि जैसे कि कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट, जैसे कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का ये उसका नॉर्मल डीएनए है, और इसके अलावा जो इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है, जो प्लाज्मिड होता है वो एक एंजाइम का सेक्रेशन करता है जिसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन सा एंजाइम का सेक्रेशन कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, अब अगर इस बैक्टीरिया को हम किसी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में रखें, यानी कि इस बैक्टीरिया को क्या कर दिया, इसमें जो है इसको हमने किसी क्रोमोजेनिक अगर किसी क्रोमोजेनिक मीडिया में इस बैक्टीरिया को हमने रख दिया, तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है इस कलर को क्या कर लेगा बच्चे, एडॉप्ट करके
और ये जो है ब्लू कलर की कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जब न्यू बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया बनेंगे तो इसने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसिडेज ने ये जो कलर था वहां पर उस कलर को, यानी कि जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस था उससे कलर को इनटेक करके और ये ब्लू कलर की कॉलोनी को परफॉर्म करता है, ब्लू कलर की कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये कब कैसा फिनोमेना है बच्चे, यानी कि जो हमारा इसमें प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया में, ये प्लाज्मिड बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है और ये एंजाइम जो है, इस एंजाइम के प्रेजेंस के कारण जब ऐसी बैक्टीरिया को हम किसी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस वाले मीडियम में रखते हैं तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज उस कलर को एडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे जब ये बैक्टीरिया डिवाइड होता है, मल्टीपल कॉपी जो इसकी बनती है वो सारे ब्लू कलर के हो जाते हैं। इस तरह से ब्लू कलर की कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये तो इसमें एक स्पेसिफिक जीन था। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है इसको प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर इस बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट होता है। अब क्या करेंगे दूसरे उसमें, यानी कि अब अगर जो है हम इसका जो प्लाज्मिड है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट कर दें, यानी कि उसके उस जीन को हम रिमूव कर दें जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसके उस जीन को क्या कर दें, अल्टर कर दें, तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा और उसका वो जीन अल्टर्ड हो गया जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है। अब क्या होगा कि इसमें बच्चे जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसको किसी भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में रखने पर ये उस कलर को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा और रिजल्ट क्या निकलेगा, जो इसकी न्यू कॉलोनी बनेगी वो क्या होगी, कलरलेस हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे इसे हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि उसमें उस बैक्टीरिया में ये प्रॉपर्टी थी कि उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का जीन प्रेजेंट था उसके प्लाज्मिड में जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा था। अब इस एंजाइम के फॉर्मेशन के कारण अगर ऐसे बैक्टीरिया को हम किसी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में रखते हैं तो वो उस कलर को क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। एडॉप्ट करने से वो उसी कलर की कॉलोनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने इसके इस जीन को अल्टर कर दिया, ठीक है, उसके उस जीन को अल्टर कर दिया तो इसमें फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा और फिर वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, नॉन क्रोमोजेनिक, यानी कि जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में रखने पर भी वो उस कलर को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो बच्चों आई होप दैट ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यानी कि पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, क्लोनिंग वेक्टर्स, और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी चीज़ अगर क्लियर ना हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ज़रूर, इसको मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।